आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का क्या काम होता है एक इकोनॉमी में और कैसे वो स्टडी करते हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि इकोनॉमिस्ट का रोल क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि देयर एग्जिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, कि सोसाइटी में स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड एंड स्कैरसिटी लीड्स टू द चॉइस। और इस चॉइस को बेस्ट बनाने में जो टूल है हमारा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन द सेम मैनर विद द हेल्प ऑफ दिस टूल द इकोनॉमिस्ट ऑल्सो मेक डिसीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो पहला रोल उनका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग स्कैरसिटी, कि सोसाइटी में कहाँ कहाँ, वेदर इट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज, कहाँ कहाँ पे स्कैरसिटी एग्जिस्ट कर रही है। वो डाटा की हेल्प से, रिसर्च की हेल्प से कंटिन्यूसली वेरिएबल्स को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि कौन से वेरिएबल में कहाँ पे स्कैरसिटी है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हेल्प से वो मेज़र करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, क्या बेस्ट डिसीजन इस कंटेक्स्ट में लिया जा सकता है। तो इसके लिए वो डाटा की हेल्प से डिफरेंट वेरिएबल्स की मॉडलिंग करते हैं और उससे प्रेजेंट ही नहीं, इन फ्यूचर में भी कोई वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो वो कितना कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो नॉट ओनली प्रेजेंट स्कैरसिटी, इन फ्यूचर भी अगर कोई स्कैरसिटी आने वाली है जिससे इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उसको भी वो स्टडी करते हैं। और फिर क्या करते हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशन, सरकार को सुझाव देते हैं कि इस स्कैरसिटी की प्रॉब्लम के कारण ये अल्टरनेट बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं या ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि इकोनॉमिस्ट भी स्कैरसिटी को समझते हैं, उसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डाटा एंड डिफरेंट इकोनॉमिक टूल्स लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मेज़र करते हैं कि क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी रिकमेंडेशन सजेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं। तो मोटा मोटी हमने यहाँ पे क्या जाना, द इकोनॉमिस्ट हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, दे आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एजुकेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, एक सोसाइटी में भी इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, कैसे सोल्व किया जा सकता है, ये सारी प्रॉब्लम कम अंडर द डोमेन ऑफ इकोनॉमिस्ट। एंड ऑल्सो दे एक्ट एज ए गाइड टू द बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर, कि कौन से जो बिजनेसेस हैं उनका कितना कॉस्ट हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना उनको प्रोडक्शन करना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर कितनी मनी आज सेव करनी चाहिए, कितनी फ्यूचर के लिए बचानी चाहिए, कितनी स्पेंड करनी चाहिए। सो दीज आर द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस विच आर टेकन बाय इकोनॉमिस्ट। तो अब हम इसको और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट, तो फर्स्ट फॉरमोस्ट यू विल डिफाइन दे स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, कि जो सोसाइटी में, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वेदर इंडिविजुअल लेवल पे, वेदर सोसाइटी लेवल पे या वेदर नेशनल लेवल पे, वो सारी कौन स्टडी करते हैं, इकोनॉमिस्ट। दे एनालाइज हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स, कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि कोई विलेज है और उसमें पानी की कमी है। अब गर्मी में पानी सबको चाहिए, तो इकोनॉमिस्ट यहाँ पे उसको स्टडी करके उसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या नए पानी की सप्लाई वहाँ पे क्रिएट की जा सकती है, अगर नहीं की जा सकती तो एग्जिस्टिंग को कैसे मैनेज करा जाएगा, अगर नया पानी की सप्लाई क्रिएट की जाएगी तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, और एग्जिस्टिंग को मैनेज करेंगे तो उसकी कितनी होगी, उसके हिसाब से वो फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे विलेज में स्कैरसिटी है तो इकोनॉमिस्ट कैन सजेस्ट कि जो पानी का ओवर यूज़ कर रहे हैं उनको क्या किया जाए, पेनलाइज। पेनलाइज का मतलब उन पे फाइन लगा दिया जाए।
और जो कम यूज़ कर रहे हैं उनको किया जाए इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज का मतलब उनको रिवार्ड दिया जाए, बिकॉज वो पानी को सेव कर रहे हैं, ताकि जो सेव कर रहे हैं वो इस इंसेंटिव से अगर और सेव करेंगे, और जो ओवर यूज़ कर रहे हैं उन पे फाइनली पेनलाइज उनको किया जा रहा है, फाइन लगाया जा रहा है, तो उससे वो उसको रिड्यूस करेंगे, जिससे स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्व हो सकती है। तो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ एज ए इकोनॉमिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट में भी अब यहाँ पे हमने इंडिविजुअल लेवल पे देखा कैसे स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को वो सोल्व कर रहे हैं इन ए विलेज। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनाती है टैक्स के बारे में, कितना कर लगाया जाए, कहाँ पे कितना खर्च किया जाए, वेलफेयर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पे कितना खर्च किया जाए। अब गवर्नमेंट के पास भी बजट क्या है, बजट इज़ लिमिटेड, तो उस लिमिटेड बजट को कहाँ पे कौन से ऑप्शन जो वॉन्ट्स क्या है वो क्या है, अनलिमिटेड है ना। तो अब टैक्स से जो पैसा आया वो लिमिटेड है, अब उसको हॉस्पिटल पे लगाया जाए या स्कूल पे लगाया जाए। तो इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे, इसको डाटा से स्टडी करेंगे कि हॉस्पिटल्स कितने ज़रूरी हैं शुरुआती स्टेज में प्रॉपर डिसीज़ फ्री रखने के लिए। अगर पॉपुलेशन डिसीज़ फ्री रहेगी तो वो ज़्यादा काम कर पाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसे स्कूलिंग भी ज़रूरी है, स्कूल होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कैसे किसके फ्यूचर में रिटर्न ज़्यादा होंगे, किसके कम होंगे, उसके हिसाब से कितना पैसा इधर लगाया जाए, कितना स्कूल्स में लगाया जाए, ये सारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अदर टूल्स की हेल्प से कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को वो एडवाइज़ करते हैं कि इतना परसेंट यहाँ लगाया जाए, इतना परसेंट यहाँ लगाया जाए। नेक्स्ट रोल इज़ अंडरस्टैंडिंग मार्केट। तो ऊपर हमने दो रोल किए, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड इकोनॉमिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मार्केट। मार्केट क्या होता है, मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब सेलर्स अपने गुड्स को बेच रहे हैं, बायर्स खरीदना चाहते हैं, तो कहाँ पे किस पॉइंट पे प्राइस सेट होगा, उस प्राइस पे बायर कैसे बिहेव करेंगे, सेलर्स कैसे बिहेव करेंगे। बायर्स गुड्स को, अब बायर्स के पास भी जो इनकम है वो क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है ना। तो उस इनकम से वो कौन कौन से गुड्स पे खर्च करना चाहेंगे, ऐसे गुड्स जो उनको ज़्यादा यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज़ होता है यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब जो ज़्यादा उनको सेटिस्फैक्शन देते हैं ताकि उनको उससे खुशी मिले, उन गुड्स पे ज़्यादा खर्च करेंगे। तो वो गुड्स कौन से होंगे, सेलर्स जो हैं वो क्या चाहेंगे, उनको प्रॉफिट मिले, और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख लिया तो कोई खरीदेगा नहीं। तो कहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा, कितना प्राइस होना चाहिए, किन चीज़ों से प्राइस बढ़ जाएगा, किन चीज़ों से प्राइस कम हो जाएगा। अब अगर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि अनियन प्राइस राइज व्हेन देयर इज़ ए पुअर हार्वेस्ट, कि अगर फसल कम हुई है तो पहले ही मार्केट में देखिए व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ऐसे ही होर्डर्स होते हैं, होर्डर्स होते हैं जो सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। तो उनको पहले से ही लग रहा है कि कम है, तो कम होने का मतलब जितने अनियन चाहिए उनके कंपैरिजन अगर कम है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी। तो इसका कुछ लोग फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं कि वो पहले ही अनियन कम है और उनको और इकट्ठा कर लेंगे ताकि लोगों को चाहिए, और अगर वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, फिर उसके प्राइजेस को बढ़ाएंगे ताकि उनको प्रॉफिट मिले। तो कैसे आर्टिफिशियली भी इकट्ठा करके धक्के से उस चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो कैसे प्राइस कोई चीज़ कम होएगी तो बढ़ेंगे और कैसे कम होंगे। अभी आपने देखा कि अमेरिका और ईरान में वॉर हुआ, हार्मोज है जो जहाँ से ऑयल की सप्लाई हो रही है वो बंद हो गया, तो ऑयल के प्राइजेस क्या हो गए, राइज हो गए। तो कैसे स्कैरसिटी से प्राइजेस राइज हो जाते हैं। तो ऐसे मार्केट को समझने में भी सारे टूल्स लगाते हैं और डिफरेंट रीजंस इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग डेवलपमेंट। एक जो देश होता है उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होता, ग्रोथ का मतलब इनकम बढ़ना। अगर वो बढ़ी हुई इनकम सभी लोगों में कैसे बढ़ रही है, कुछ ही लोगों को मिल रही है, सबको मिल रही है, उससे गरीबी कितनी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम हो रही है, लोगों को साफ पानी कैसे कितना मिल रहा है। तो डेवलपमेंट जो है बेटा वो ग्रोथ से क्या है, वाइडर कंसेप्ट है। तो इकोनॉमिस्ट का ये भी फोकस रहता है कि ओवर द टाइम कोई भी जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ होने के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो।
तो वो डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, जिनसे जो हमारी ग्रोथ से इनकम बढ़ी है उसको कहाँ पे कैसे खर्च किया जाए ताकि पॉवर्टी भी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। तो वो डिफरेंट मेजर्स गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं, लाइक सजेस्टिंग माइक्रो फाइनेंस स्कीम टू हेल्प स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर्स हैं, इनकम कम है, लोन भी नहीं मिल रहा, तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब उनको छोटे छोटे लोन दिए जाएं, उनको उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं, जिससे वो आपस में अपनी सेविंग को पूल करके, या अगर गवर्नमेंट उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन देती है तो उससे वो इन्वेस्टमेंट करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे मार्केट्स को समझने में हेल्प करते हैं और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट जो रोल है इकोनॉमिस्ट का, दैट इज़ फोरकास्टिंग ट्रेंड। जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि वो प्रेजेंट नहीं, इन द फ्यूचर भी कहाँ कहाँ पे स्कैर्सिटी क्रिएट हो सकती है, कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करते रहते हैं ताकि फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाए। तो इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन कि फ्यूचर में इतनी महंगाई बढ़ सकती है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वार्निंग दैट राइजिंग फ्यूल प्राइस में इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट कोस्ट। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो वॉर्न करते हैं कि फ्यूल प्राइस अगर बढ़ गए तो फ्यूल हम सभी ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो भी हमें वेजिटेबल, जो भी सामान मिलता है वो भी बाहर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जो भी ट्रक वगैरह में लोड होके आ रहा है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट राइज होगी, तो वेजिटेबल के प्राइजेस, फ्रूट्स के प्राइजेस, तो कैसे ओवर द टाइम महंगाई आ सकती है। और महंगाई होने के कारण जो बिजनेस फर्म वगैरह हैं वो क्या करेंगे, कॉस्ट उनकी भी बढ़ जाएगी, तो वो लेबर को ले ऑफ कर सकते हैं। ले ऑफ का मतलब छंटनी कर सकती हैं, काम पे से निकाल सकती हैं, तो जिससे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। तो फ्यूचर में भी आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी वो सजेस्ट करते हैं ताकि उनके अल्टरनेटिव पे काम किया जाए। नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग बिजनेसेस, कि जो बिजनेसेस हैं उनको भी ये हेल्प करते हैं। अब कोई भी बिजनेस है तो उसको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, कहाँ उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना एक्सपेंड करना चाहिए। एक्सपेंड का मतलब कि कितना अपना साइज़ बढ़ाना चाहिए। बिजनेस में उत्पादन करते करते एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि उसके बाद आप एक्स्ट्रा लेबर लगाए, एक्स्ट्रा मशीन लगाए, तो उस लगाने से कॉस्ट तो बढ़ रही है लेकिन टोटल आउटपुट अगर नहीं बढ़ रहा तो वहाँ पे उनको बिजनेस एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। तो एडवाइजिंग ए फैक्ट्री वेदर टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीन और हायर मोर वर्कर। तो फैक्ट्रीज़ को इकोनॉमिस्ट जो हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिफरेंट टूल के थ्रू, डाटा और रिसर्च के थ्रू गाइड करते हैं कि आपको एक नई मशीन खरीदने में फ़ायदा है या और वर्कर लगाने में फ़ायदा है। तो दोनों में से किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम रहेगी, किस में उनको फ़ायदा रहेगा, उसके लिए वो सजेस्ट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज़ द रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। हमने पढ़ा कि कैसे वो स्कैर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लिए फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं, मार्केट को समझते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं। दिस वाज ऑल द रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है दैट इज़ हाउ इकोनॉमिस्ट स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंजप्शन होता क्या है। कंजप्शन इज़ बेसिकली यूज़ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो भी हम गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो अब कंज्यूमर की इनकम क्या है, लिमिटेड। उस लिमिटेड इनकम में वो कौन से गुड्स का डिमांड करेगा, कंज्यूम करेगा, किन को लेगा, किन को नहीं लेगा। प्रोडक्शन इज़ बेसिकली क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको यूज़ करके जो उत्पादन होता है उसको प्रोडक्शन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। ये प्रोडक्शन मार्केट में आता है तो जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं उसको कंजप्शन बोलते हैं। और फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो कुल उत्पादन हुआ है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे सिर्फ गुड्स के फॉर्म में नहीं, उस उत्पादन में जिन लेबर ने काम किया है उस लेबर को क्या मिलती है, वेजेस। उस उत्पादन में जो लैंड यूज़ हुआ है उस लैंड पे क्या मिलता है,
रेंट, उस उत्पादन में जो पैसा यूज़ हुआ है उस पैसे पे क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो किन लोगों के पास ये पैसे की फॉर्म में जा रहा है, वेजेस, रेंट की, लेबर के पास कितना शेयर जा रहा है, लैंड के पास कितना जा रहा है, दैट टैकल अंडर द एजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जानने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम काम कैसे करता है। तो मोटा मोटी सिंपल तौर पे समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये जो सेक्टर है इसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। दो सेक्टर हैं यहाँ पे। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम सभी लोग, जिनके पास क्या होता है, इनमें से कुछ लोगों के पास लैंड होता है, कुछ लोगों के पास अपनी लेबर की सर्विसेज होती हैं, कुछ के पास पैसा होता है देने के लिए, ठीक है, कुछ इनमें से इंटरेस्टेड होते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एज ए मैनेजर। और दूसरा जो सेक्टर है वो क्या है हमारा, फर्म या बिजनेसेस जो उत्पादन करते हैं। तो ये कंज्यूमर हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया एक तरफ से। अब जो कंज्यूमर है उसको इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे बोला जा रहा है। उनके पास क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनके पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सारे साधन हाउस होल्ड जो सेक्टर है ये किसको देता है, फर्म्स को, बिजनेसेस को। और बिजनेसेस इन साधनों का यूज़ करके क्या बनाती है, गुड्स और सर्विसेज। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने लेबर दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को, और लैंड दिया, और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इन्होंने बदले में इनको क्या दिया, इन्होंने काम किया तो लेबर को मिला वेजेस, लैंड को मिला रेंट, कैपिटल को मिला इंटरेस्ट। अब ये जो पैसा इनके पास आएगा इससे ये क्या खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह से ये फ्लो चलता रहता है। ये पैसा वापस इनको मिल गया, इससे ये और लैंड लेबर बाय करेंगे और फिर और प्रोडक्शन करेंगे, फिर ये इनसे खरीदेंगे, ये इनको सैलरी के रूप में क्या देंगे, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट। तो ये इनको दे रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं, और आपस में ये स्मूथली इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन इसको स्मूथली काम करने में बहुत बड़ा रोल किसका होता है, इकोनॉमिस्ट का। कि अगर इस सिस्टम में कोई भी प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग सही नहीं लिया जा रहा तो ये सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो कैसे कंज्यूमर बिहेव करेंगे, वो सारी इनकम खर्च करेंगे या कुछ खर्च करेंगे, कितना डिमांड करेंगे, कितना सेव करेंगे, ये सारा हाउस होल्ड सेक्टर का या कंजप्शन के बारे में कौन स्टडी करता है, इकोनॉमिस्ट। फिर प्रोडक्शन सेम, कि वो कितना लैंड, लेबर, कैपिटल को यूज़ करेंगे, कितना उनको लेबर यूज़ करना चाहिए, कितना कैपिटल। एक मशीन लगाएं तो फ़ायदा है या 5 वर्कर काम पे रखें उनको सैलरी देने का फ़ायदा है। अगर 5 वर्कर से कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, एक मशीन छुट्टी भी नहीं लेगी, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, 5 लेबर से ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो अपना पैसा एक मशीन में इन्वेस्ट करेगा। तो वो कैसे डिसीज़न लेगा, अगर सारे लेबर्स को काम पे से हटा दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। एंड देन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनमें लेबर को कितना वेजेस मिला है, शेयर मिला है, लैंड को कितना रेंट मिला है। अगर रेंट का ज़्यादा हुआ तो जिन लोगों के पास रेंट है वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और बहुत उनके पास पैसा हो जाएगा। तो एक वर्ग, एक सोसाइटी के एक वर्ग के पास तो ज़्यादा जा रहा है, एक के पास बहुत कम। तो इससे क्या होगा, कुछ लोग बहुत ही पुअर होते जा रहे हैं, कुछ बहुत ही रिच। तो सोसाइटी में कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। तो कैसे स्मूथ रहे इकोनॉमी में, स्टेबिलिटी रहे, ये प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन ना आए, इसके लिए इकोनॉमिस्ट जो हैं इन एक्टिविटीज़ की स्मूथनेस में हेल्प करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ की स्मूथनेस कंडक्ट में हेल्प करते हैं, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टाइमली वो इनको स्टडी करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि एक कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, और फिर टाइमली वो इन कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो उसके सॉल्यूशंस को सजेस्ट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इकोनॉमिस्ट स्टडी दिस ऑल मेजर एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे विद एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसमें इनपुट्स, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इनपुट्स, तो जो भी एक उत्पादन में इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, और ज़रूरी नहीं कि कोई स्कैर्स है, इनमें से कोई नहीं है, कोई भी फैक्टर इनमें स्कैर्स हो सकता है। कहीं अब कुछ कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे लेबर की स्कैरसिटी है, कहीं लैंड कम है तो वहाँ पे लैंड की स्कैरसिटी है, कहीं
कैपिटल की स्कैरसिटी है, कहीं टेक्नोलॉजी की स्कैरसिटी है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी स्कैर्स समवेयर, और कहीं वो सरप्लस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे थे कि प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जिनमें इन साधनों को यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज क्रिएट किए जाते हैं। तो इकोनॉमिस्ट इसमें कैसे हेल्प करते हैं? जैसे कोई फर्म है, अब उसने उत्पादन करना है, तो हर फर्म का एम क्या होगा? उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। जितनी उसने कॉस्ट लगाई है वो कॉस्ट कवर होके कुछ पैसा बचे, वही तो वो घर लेके जाएगा। तो कैसे वो कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है? तो इसमें इकोनॉमिस्ट में डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनकी हेल्प से इकोनॉमिस्ट उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे आप अपनी कॉस्ट को लगातार कम कर सकते हो और आउटपुट को बढ़ा सकते हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, और उस प्रॉफिट को और इन्वेस्ट करके और प्रोडक्शन किया जाए जिससे लोगों को और काम मिले। देन सर्टेन डिसीजन कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अब वो पैसा प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? ज़्यादा वर्कर में या मशीनरी में? कहाँ पे उससे मशीन से उत्पादन में ज़्यादा चेंज आ रहा है या वर्कर से? देन सप्लाई डिसीजन, अब अभी जैसे हमने बात की कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए वॉर के कारण, या कोई और रॉ मटेरियल महंगा हो गया। अब उसके महंगा होने से सीधा सीधा प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो प्रोड्यूसर है वो उस प्रोडक्शन की बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद ही कवर कर सकता है, या उसके कारण उसको कुछ वर्कर को काम से हटाना पड़ेगा क्योंकि वो उतने वेज नहीं दे पा रहा, उसकी और लागतें, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, या वो सप्लाई कम करेगा अपनी। तो कैसे, कौन सा डिसीजन उसके लिए बेस्ट होगा, ये सारा इकोनॉमिस्ट उसको स्टडी करके बताते हैं। यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल लिया कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है ना, तो इकोनॉमिस्ट स्टडी करेंगे कि स्मार्टफोन का जो प्रोडक्शन है उसमें अगर 10% टैरिफ लग जाता है, किस पे? उसमें जो यूज़ हो रहा है रॉ मटेरियल, क्या यूज़ हो रहा है? लिथियम बैटरीज, है ना। तो इससे कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। अब वो मॉडल करके उनको बताएंगे कि इस प्रोडक्शन कॉस्ट को वो कंपनी खुद ही ऑब्जर्व कर सकती है, दैट इज़ आगे ट्रांसफ़र ना करे, इतना उसके पास है सेटअप की, इस कॉस्ट को बियर कर सकती है, या उसको फटाफट अपने लेबर के खर्चे कम करने पड़ेंगे, या कुल उत्पादन ही कम करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट इज़ हाउ इकोनॉमिस्ट स्टडी कंजप्शन, वो हमने प्रोड्यूसर साइड से पढ़ा। कंजप्शन इज़ बेसिकली फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिस्ट कैसे हेल्प करते हैं। तो कंजप्शन फोकस ऑन डिमांड साइड, कि जो भी हाउस होल्ड और इंडिविजुअल हैं वो अपनी लिमिटेड इनकम में कैसे डिसीजन लेंगे कि कौन से गुड्स खरीदने चाहिए, किस टाइम खरीदने चाहिए, कितना हमें बचत करना चाहिए। तो ये सारा किसके डोमेन में आता है बेटा? कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। और यूटिलिटी हमने बात की, यूटिलिटी हमने पढ़ा था, दैट इज़ द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो उसके गुड्स को बाय करने से उसको मिलती है। तो कंज्यूमर क्या करता है? कंपेयर करता है। इकोनॉमिस्ट उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी लिमिटेड इनकम में देखे कौन से गुड्स से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उनको उसे बाय करना चाहिए। और अगर वो जो गुड्स को बाय कर रहा है उसके प्राइस चेंज हो जाते हैं, तो प्राइस चेंज होने से क्या होगा? जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अगर कॉफ़ी का प्राइस डबल हो जाए तो कॉफ़ी का जो सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट मतलब जो हमारी सेम नीड पूरी कर रहा है, जैसे कॉफ़ी जैसी नीड हमारी किससे पूरी हो जाती है? टी। तो ऐसे गुड्स जो सेम नीड को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूट। तो वो अपने सब्सटीट्यूट गुड पे जाएगा, या कॉफ़ी खरीदता रहेगा, या कॉफ़ी की डिमांड कम कर देगा। तो ये सारा कौन स्टडी करते हैं? इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। देन इंसेंटिव एंड इन्फ्लेशन, कि अगर प्राइस बढ़ जाता है या टैक्स में कोई छूट मिलती है तो उससे लोगों की स्पेंडिंग हैबिट कैसे चेंज होगी। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ट्रैक करते हैं कि कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वैसे गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट एकदम कोई फैसला ले ले कि कोई सब्सिडी देनी है या टैक्स लगाना है, तो कितना कंज्यूमर की डिमांड उससे कम होगी या ज़्यादा होगी, वो सारा डाटा और रिसर्च से स्टडी करके इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर की भी फोरकास्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए गैस के प्राइस एकदम से बढ़ गए, जैसे अभी हमने देखा वॉर के टाइम बढ़ा, एलपीजी हाई हो गया था, तो गवर्नमेंट पीएनजी या अदर सब्सटीट्यूट्स के बारे में देख रही थी ताकि इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए जो स्कैरसिटी क्रिएट होगी। तो इकोनॉमिस्ट उस पर देखेंगे कि अगर 25% इंक्रीज़ हो गया
तो जो कंज्यूमर है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म मतलब उस बढ़े हुए ऑयल के कारण अपने रोड ट्रिप्स कम कर रहे हैं, अपनी हैबिट को किस तरह से चेंज कर रहे हैं कि हमें थोड़े ट्रैवलिंग कम कर देनी चाहिए, या वो ट्रैवलिंग कम ना करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देख रहे हैं, दैट इज़ ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि गैस या ऑयल के कारण उनकी जो डिमांड है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो शॉर्ट टर्म मेज़र पे कर रहे हैं तो हमें शॉर्ट टर्म मेज़र से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सजेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा कौन स्टडी करते हैं? इकोनॉमिस्ट। उसके हिसाब से डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग होती है। एंड लास्ट इसमें है हाउ इकोनॉमिस्ट स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था ना कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लैंड को क्या मिलता है एज इनकम? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। और कैपिटल पे क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो कितना उत्पादन हुआ? वो गुड्स और सर्विसेज जा रहा है। अब जिन लोगों ने प्रोड्यूस किया उनको कितना शेयर मिला? लैंड के पास कितना रेंट गया? वेजेस कितना हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिन हाउ टोटल आउटपुट एंड वेल्थ जनरेटेड बाय इकोनॉमी आर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप पीपल एंड रीजन। कि जो भी वेल्थ क्रिएट हुई है या जो टोटल आउटपुट क्रिएट हुआ है प्रोडक्शन से, वो डिफरेंट पीपल, ग्रुप और रीजन, रीजन मतलब स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कंट्री वाइज कैसे शेयर हो रहा है। तो इसमें इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं, क्या स्टडी करते हैं कि हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस गोज टू द वर्कर। भाई जो प्रोड्यूसर ने टोटल प्रोडक्ट बेचा है उसके प्राइस में कितना परसेंट वर्कर के पास वेज की फॉर्म में गया है, कितना लैंडलॉर्ड के पास रेंट की फॉर्म में गया है, कितना बिजनेस ओनर्स को प्रॉफिट हुआ है, ताकि डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसका आंकलन वो अनुमान लगा पाएँ। एंड इसके बेस पे अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो रही है या पोवर्टी हो रही है तो वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं अबाउट द पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ का मतलब या तो लोगों को छूट दी जाए, अगर कोई चीज़ बहुत महंगी है, उनकी इनकम इतनी बढ़ नहीं रही तो उनको क्या दी जाए? सब्सिडी। सब्सिडी में सरकार, जैसे एलपीजी की आपने देखा होगा, घरों में सब्सिडी मिलती थी एलपीजी सिलेंडर पे, कि अगर वो 1000 का है और मान लीजिए गवर्नमेंट आपने 1000 पे किए तो गवर्नमेंट सिर्फ 800 रुपये आपसे लेगी, 200 आपके खाते में अगर वापस भेज रही है, तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ सब्सिडी, रियायत, छूट देना। या टैक्सेस, भाई जो लोग बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं उन पे टैक्स लगा दिया जाए, ताकि इस टैक्स से जो पैसा आए फिर गरीबी को या बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाए। तो इस तरह से कितना टैक्स होना चाहिए, कितनी सब्सिडीज़ होनी चाहिए, किस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि समाज में एक समानता, थोड़ी इक्वालिटी बनी रहे। तो व्हेन ए नेशन इंट्रोड्यूस ए टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिस्ट क्या ट्रैक करते हैं कि वो फंड किसके पास जाएगा, उससे गरीबी पे क्या असर पड़ेगा, वेजेस पे, इनकम इनइक्वालिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम हो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमिस्ट उसको स्टडी करते हैं। तो इस तरह से आपसे कंसेप्चुअल, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीबीएसई का फोकस है कंसेप्चुअल बेस्ड इवैल्यूएशन, सीबीई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे आपको हर कंसेप्ट डीपली अच्छे से क्लियर होगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। लाइक सपोज एक हमने लिया है यहाँ पे एज ए सैम्पल, इन ए विलेज देर आर सरप्लस वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया लोगों ने, लेकिन कोई रोड नहीं है सिटी तक पहुँचाने के लिए, कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो ये सारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो इकोनॉमिस्ट यहाँ पे क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सप्लाई चेन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि ये टाइमली वहाँ पे पहुँच पाए। तो इस तरह से प्रोडक्शन को स्मूथली कंडक्ट करने में वो हेल्प करते हैं।